बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लाइट का चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जाने थे। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग डायग्राम के साथ हम लोग देखे थे। इसमें बहुत सारा पॉइंट अभी बचा हुआ है। ऐसे ही पिछले क्लास में हम बेसिक के रूप में थोड़ा सा हम चर्चा किए थे। आज हम इसका पूरा का पूरा खंडन करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको और आपके मित्र को बहुत ही सहायता करेगा ये चैप्टर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके विस्तृत रूप की जानकारी लेंगे। तो हम एक बार कमेंट देख लेते हैं आप सबका। तो कमेंट देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो नहीं आएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर उसको देखें और समझें। उसके बाद ही ये लेक्चर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव सारा का सारा पीछे डिस्कस कर चुके हैं और इसमें जो भी बात बताएंगे वो पिछले क्लास से रिलेटेड रहेगा। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर पिछले लेक्चर को देखें। तो बच्चों, कमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। आर यू क्लियर? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। पिछले क्लास का जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे आपको क्लियर है तो यस लिखें, और नहीं क्लियर है तो नो लिखें। देखते हैं परसेंटेज किनका है, उसके बाद ही हम चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट पढ़ लेते हैं। आ रहा है अभिराज, विकास, विमल, सभी का सभी ऑनलाइन है। बहुत सारे बच्चे हज़ारों की तादाद में हैं। ओके, चलिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आगे पढ़ाइए। चलिए, तो आर यू क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलिए ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में फिगर को दिखाते हुए हम आज चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। देखिए, यहाँ सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, क्योंकि हम डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। when light enters from one medium to another medium, it color if color and frequency do not change. ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं
जाते हैं तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलता है, ओके। व्हेन लाइट enters from one medium to another medium, if its color and frequency do not change, ओके। तो बच्चों, ये हम पिछले क्लास में ही चर्चा कर चुके थे, ये पॉइंट आपका बचा हुआ था, ओके। अब जैसे कि इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे देखिए रेयर और डेंसर मीडियम, यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम। तो बारी बारी से हम आपको बता देते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या क्या टर्म कॉमन रहता है, इसमें क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, तो सारा हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा आपका न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो बच्चों, फर्स्ट जो है वो है आपका रेयरर टू डेंसर मीडियम। जैसे टॉपिक का नाम हम रख लेते हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम, ओके। मीन्स हिंदी क्या हो जाएगा इसका, विरल से सघन माध्यम, ओके। तो आइए, सबसे पहला टर्म है कि जो कोण है वो कोण क्या होगा, इसमें आर का कोण छोटा होगा, आई का कोण बड़ा होगा, ओके। आई को सूचित किया जाता है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपतन कोण, ओके। और आर से जो डिनोट हम लोग करते हैं वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब हम कोण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब सेकेंड नंबर जो टर्म है वो स्पीड का है, स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ मीन्स आवृत्ति इंटू तरंग, आवृत्ति इंटू तरंग होता है, ओके। स्पीड का ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। अब देखिए, स्पीड का जो डिनोट्स करते हैं वो भी से करते हैं, ओके, भी से करते हैं। और एफ का जो
मतलब होता है फ्रीक्वेंसी होता है, और वेवलेंथ को लेमडा से सूचित करते हैं। तो इस टाइप से इसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमारा वेलोसिटी कब कम होगा? जब वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? ये रहता है कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। तो अब देखिए, वेलोसिटी कम होगा मतलब वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो इतनी सारी बात को आपको याद रखना है कि रेयरर टू डेंसर मीडियम में इतना होता है। और अगला है डेंसर टू रेयरर मीडियम, इसको भी देख लेते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल जब बनेंगे तब। ओके, डेंसर टू रेयरर मीडियम मीन्स सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम। ओके, तो आप देखिए इसमें क्या क्या होता है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आप जानेंगे तभी न्यूमेरिकल पर आप सोच सकते हैं। और इससे, इस टॉपिक से आपको हर हालत में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसमें सबसे पहले कोण का देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आर ज़्यादा बड़ा होता है आई से। ओके, ये चीज़ होता है। और इसमें जो स्पीड है, स्पीड ये बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि लेमडा भी बढ़ेगा, मतलब वेवलेंथ भी बढ़ेगा। इसमें हम प्रूफ कर दिए थे, देखिए लेमडा घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। इसमें स्पीड बढ़ रहा है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा मतलब वेवलेंथ भी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। ओके, इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, अगला जो टॉपिक के रूप में हम लेते हैं वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपको स्पीड ऑफ लाइट पता करना है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में बताना चाह रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको C से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब छोटा सा वर्ड में इसको लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये दूरी तय कर लेता है स्पीड ऑफ लाइट। इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का दुनिया में पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। आपको इससे ऑप्शन भी चूज कराने के लिए दे देगा, आपको तरह तरह का एटम का नाम देगा, बोलेगा इसका स्पीड इसमें से किसका ज़्यादा है। ओके, तो याद रहे, लाइट जो प्रकाश की चाल है उससे ज़्यादा स्पीड दुनिया में किसी चीज़ का पॉसिबल नहीं है, ध्यान रहे।
तो अब चलिए इसी में हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वैक्यूम का है। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं यहाँ उपस्थित हो। ओके, थोड़ा सा आप इस पे चर्चा करें, इतना को याद करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको याद नहीं रहेगा इसके लिए पॉइंट हम आपको डाल ही देते हैं पॉइंट के रूप में। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light is maximum speed of light maximum possible speed possible speed possible speed। हिंदी वाले स्टूडेंट, प्रकाश की अधिकतम, प्रकाश की अधिकतम, प्रकाश की अधिकतम संभव चाल है। उसी को हम लोग यहाँ पे पॉइंट में लिख दिए हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती। भाग सकती है। ओके, अब देखिए ये जो चाल का स्पीड है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये पॉइंट बनाकर आप लिख लें। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, उसके बाद होता है एयर में, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है आपका सॉलिड में। ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, निर्वात में, उसके बाद होता है वायु में, उसके बाद होता है जल में, उसके बाद होता है आपका ठोस में। जो ये सीरीज है आप देख रहे हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का ये सीरीज है। प्रकाश की चाल को मापा था, प्रकाश की चाल को मापा था रोमर ने, रोमर, ROMER, रोमर, रोमर ने मापा था। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, समझ में आ रहा है? आर यू ओके? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ओके, अब इसमें से जो भी स्टूडेंट इधर उधर ध्यान देंगे उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा ध्यान यहीं रहना चाहिए। बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल इसमें लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक से देखते रहना होगा। नहीं देखिएगा तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा, दोबारा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। जिन बच्चों को परेशानी होती है एक बार समझने में, दोबारा उसको देखें, तिबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग जानने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। जितने भी अभी तक जो पढ़े हैं, क्या रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, वो एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में रहना चाहिए, एक प्लेन के अलावे कहीं नहीं रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्शन रे है। मतलब कि जैसे कि इस प्लेन में ये आ रहा है, इसी प्लेन में ये चीज़ है, ये नहीं कि उभरा हुआ पार्ट पे है। मीन्स एक ही प्लेन पे होना चाहिए। कौन कौन सा एक ही प्लेन में है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे मीन्स नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। चलिए, इसको हम आपको यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लिख ही देते हैं। ओके, तभी आपको याद रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल मीन्स अभिलंब, एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखिएगा, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ओके, आर यू क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
ओके, अब देखिए स्नेल्स लॉ का नियम क्या कहता है। स्नेल्स लॉ का नियम क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। स्नेल्स लॉ का नियम कहता है कि आई नोट इजकल टू आर, आई नोट इजकल टू आर, ये कहता है स्नेल्स लॉ का नियम। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं या इसी को हम लोग म्यू भी बोलते हैं। सबसे पहला चीज, स्नेल्स लॉ के नियम में साइन आई, देखते जाइएगा, साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग कांस्टेंट मीन्स नियत कहते हैं। कांस्टेंट या नियत कहते हैं, मतलब कि जो कांस्टेंट है वो n के बराबर होगा या इसी को म्यू हम लोग बोलेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है स्नेल्स लॉ जो है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स नियत रहता है, उसी को स्नेल्स लॉ का नियम कहते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, इसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। अब देखिए स्नेल्स लॉ का नियम, सबसे पहले आपको साइन आई अपॉन साइन आर ये चीज याद रखना है। ये देखिए कांस्टेंट कैसे होता है, आपको एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन आई मीन्स आई का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, साइन आई का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, 45 डिग्री चलिए ले लेते हैं। ओके, और आर का वैल्यू, साइन आर का वैल्यू अपने मन से आप ले लीजिए, 30 डिग्री हम लेते हैं। इसके बराबर में आपको कांस्टेंट आना चाहिए मीन्स नियत आना चाहिए, तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो आई साइन 45 का मान होता है 1/√2 और फिर इसका साइन 30 का मान होता है 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 मीन्स ऊपर कट जाएगा मीन्स √2 बचेगा। तो ये आप देखिए ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, ओके कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। हम एक सूची बना रहे हैं, वो सूची आपको जरूर याद होना चाहिए। जितना हम आपको लिखा रहे हैं बस उतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा याद करने का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। ओके, तो सबसे पहला है आपका वैक्यूम का,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ओके, उसके बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00029। इसी को अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 1.0003। ओके, ये एयर का हो गया। अगला है वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। 1.33 को आप लिख सकते हैं 4/3। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, अगला है, याद रखिएगा, ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। अभी आपको कुछ देर पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कट रहा था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 4/3 के रूप में। ओके, क्लास तक हम लोगों ने देख लिया है। अब अगला है डायमंड। डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ओके, सिलिकॉन अगला है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3.9। और अगला है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। 1.5। और जर्मेनियम का है, जर्मेनियम, जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4। तो बच्चों, अभी हम लोग जाने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका कितना होता है। देखिए, ज़्यादा का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको बता दिए हैं। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जितना हम बता रहे हैं उतना आपके लिए काफ़ी है। इतना ही आप याद रखें, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना वेलोसिटी उसका कम होगा लाइट का उसमें। ओके, अब देखिए लाइट जो है, अब देखिए पत्थर का आप पूछिएगा, उसमें लाइट नहीं चलेगा, आर पार नहीं होगा, वो भी सॉलिड है। एक कांच भी सॉलिड होता है तो उसमें आर पार हो सकता है, लेकिन पत्थर में नहीं हो सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब देखिए आपको लाइट का स्पीड निकालना है। जैसे कि देखिए कुछ कुछ हम अभी चर्चा कर देते हैं आपके सामने। जैसे कि पॉइंट एक बना देते हैं आपके लिए, लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट,
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए आपको निकालना है वैक्यूम में। इस तरह से आप लिखिएगा वैक्यूम, गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको वैक्यूम लिखना है। ओके, यहाँ पे कंफर्म हो जाए। अब जो भी स्पीड ऑफ लाइट हम निकालने जा रहे हैं वो किस में है? वैक्यूम में। सबसे पहला चीज आपको पूछ रहा है कि एयर का कितना होगा स्पीड ऑफ लाइट। एयर एक नंबर में, एयर का कितना होगा आपको बताना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एयर लिखा गया है। अब एयर लिखा गया है, एयर का आपको बताना है। वैक्यूम में मतलब सी का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में होता है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, इतना होता है। अब आपको से एयर पूछ रहा है, एयर का स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो भी वैक्यूम का लाइट है सी, अब बटा एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? तो 1.0003 इतना से डिवाइड कर देंगे। आपके सामने निकल कर आ जाएगा एयर का स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड। ओके, उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए वाटर का। तो वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दे देंगे। मीन्स आपको हम बताए थे कि 4/3 लेना है कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, या कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना है तो आपको इस टाइप से भी लेना पड़ सकता है। ओके, चलिए इसी टाइप से आप सभी का स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम में कितना है उसको डिवाइड कर देंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? जिस मटेरियल का, जिस चीज़ का हमें निकालना है उस चीज़ का स्पीड ऑफ लाइट निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला दे देते हैं कि फार्मूला के तौर पे एक दे देते हैं। जैसे आपको निकालना है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसको हम घेर देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर का निकालना है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगा सबके ऊपर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए म्यू आपसे पूछेगा द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसको देना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आपको क्वेश्चन हम करवाते हैं, क्वेश्चन से पहले इसी को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। म्यू तो म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सी है अपॉन भी हो गया, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ओके, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसी पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का मीन्स कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, मीन्स म्यू जी, इसको सूचित कर देते हैं। इतना हमें निकालना है। हमें क्या क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में चाहिए। तो ये हमको पता है, मतलब कि सी हमें पता हो गया। ओके, सी पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नहीं पता है। तो इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो अब देखिए कांच का सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो 1.5 नीचे लिखेंगे और ऊपर में सी लिखेंगे। तो यहाँ से आपका स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास का निकल जाएगा, मीन्स स्पीड निकल जाएगा इसका ग्लास का। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको आएगा 2:10⁸ मीटर, 2:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, किसका, कांच का। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, ये निकालना था। हमें ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। डायरेक्टली आप फार्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। तो C का वैल्यू क्या होता है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1.5। तो आंसर में लिखिए म्यू जी का वैल्यू हो जाएगा जो 1.5 आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये कांस्टेंट होता है, ऐसा कोई यूनिट वगैरह नहीं होगा। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, सबसे पहले देखें क्या क्या हमें चाहिए। जिस पदार्थ का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी पदार्थ का हमको वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए चाहिए C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका वो। ओके, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। उसी टाइप से हम लोग सभी पदार्थ का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क है कि जितने भी पदार्थ यहाँ पे
हैं, जितने भी पदार्थ यहाँ पे हैं, उन सभी का आपको बारीकी तरह से समझना है कि कैसे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, स्पीड ऑफ लाइट निकलता है। आज के इस टॉपिक में इतना ही हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, क्योंकि ये सब आपको याद करना है। वीडियो भी अच्छा लंबा हो चुका है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ें, पीछे का पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो देखें, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी तरह से हम बताते हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ये मेरा आपके ऊपर आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।